In the last class, I briefed you about how the practice of HRM changed after the LPG era. There were a lot of changes, structural changes which were going on after LPG. So the practice of human resource management changed. Okay. Now, human resource management as of now has been accepted by all organizations कि ये एक ऐसा मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकता है. व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? Explain it properly. Anyone? What is competitive advantage? Not that. Anyone from online class? Competitive advantage का मतलब? जैसे HR के सेंस में आप competitive advantage बोलेंगे तो उसका क्या मतलब होगा? मैम अगर कंपटीशन होगा तो काम बढ़ेगा मैम, एक दूसरे के कंपटीशन में से मैम ज्यादा काम होगा जिससे मैम प्रोडक्शन बढ़ेगा. नहीं, दिस इज अ वर्ड फ्रॉम स्ट्रेटजी. ठीक है, ये स्ट्रेटजी जब आप पढ़ेंगे, आप बीबीए है ना, तो आपको 4th या 5th सेमेस्टर में पढ़ना होगा स्ट्रेटजी. तब आप पढ़ेंगे कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है. कि एचआर के टर्म में अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये होता है कि ह्यूमन रिसोर्स में कुछ ऐसी क्वालिटी या कुछ ऐसा स्किल जिसको आप इस तरीके से यूज कर सके so that it makes a final value addition to the product and services to the customers. आपके अल्टीमेट तो ग्राहक कस्टमर्स हैं, चाहे आप प्रोडक्ट बेचिए चाहे सर्विस बेचिए. अगर आप होटल हॉस्पिटैलिटी ये सब सेक्टर्स में हैं तो आप सर्विस बेच रहे हैं और वरना आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं. So anything, the skill of human resources which adds value addition to the products and services sold to the customers will be known as competitive advantage. Competitive advantage का एक फीचर क्या होता है कि this is not easily imitable. यानी आपके राइवल्स, आपके कॉम्पिटिटर्स इसको आसानी से कॉपी नहीं कर सकते. इनिशियली यानी स्टार्ट में सिर्फ कैपिटल या टेक्नोलॉजी ऐसी चीजों को बोला जाता था कि सिर्फ ऐसी चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकती है. टेक्नोलॉजी, आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदने का कैपिटल है जो फॉरेन की टेक्नोलॉजी है, बहुत डेवलप्ड, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन किसी और के पास नहीं है. But very lately this has been accepted that human resources is also something that can provide you with competitive advantage. ठीक है, जैसे उनके पास, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज के पास कोई ऐसी स्किल है, there is some skill in your human resources which is uncommon to other organizations. और ये स्किल अपने आप नहीं आती है. इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत मेहनत करती है. जैसे अगर एक एग्जांपल लो स्ट्रैटेजी की बात, तो गूगल एक ऐसी कंपनी है जो जिसका एचआर का प्रोसेस आउटसोर्स बिजनेस होता है, एंड दे विल कंटिन्यूअसली कीप यू अपडेटेड बाय कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ठीक है, आपकी हमेशा रेगुलर ट्रेनिंग कराते रहेंगे. इससे क्या होगा, आप अपडेटेड रहिएगा, आपकी स्किल एनहांसमेंट होगी. मान लीजिए अभी आपका एचआर वर्कशॉप हुआ, उसके बाद कोई फाइनेंस पे ट्रेनिंग होगी, या फिर किसी बार मान लो मार्केटिंग पे कोई ट्रेनिंग होगी, तो क्या होगा, बाय द एंड ऑफ द टाइम व्हेन यू कंप्लीट योर बीबीए, जो लोग सीरियसली मतलब समझेंगे इस चीज का, here you have option, in companies you don't have option because you'll be fired if you don't perform to the mark. But at the end of the BBA you will be in position to say that you have been developed from all round, and that when the placement companies come and ask you questions, even if the question is not line by line from your copy, you have the acumen to think something from various perspectives. अगर आप 3+1 4, 2+2 4, 0+4 4 समझते हैं,
तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट से चीजों को समझने का मात्रा रखते हैं। समझ में आई बात? इसीलिए human resource management has been thoroughly accepted now as something which will provide competitive advantage over your customers. Okay, now write the definition of human resource management. HRM can be defined as the process of procurement मतलब okay, चलो देखो, HRM can be defined as the process of procuring, developing, maintaining competent HR in the organization, maintaining competent HR in the organization, so that the goals of the organization are achieved, so that the goals of the organization are achieved, organization are achieved in more effective and efficient manner, in more effective and efficient manner, effective and efficient manner. I'm repeating. HRM can be defined as a process of procuring, developing, maintaining competent HR in the organization so that the goals of the organization are achieved in more effective and efficient manner. It is the art of managing people at work, so that they give their best for achieving organizational goals. For achieving organizational goals. ठीक है, यहाँ के बाद इस डेफिनेशन को we will continue with further explanation. आप धीरे धीरे समझते जाइएगा, तब इस डेफिनेशन को बढ़ाते जाइएगा. 2-3 क्वेश्चन है, पहले उसको क्लियर कीजिए. Put down the pen. Question number 1. This is also for online students. You please participate. What is the difference between effective and efficient? Very good. क्या होता है बताइए. These are the most common management terms. मैंने बोर्ड नहीं देखा. नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना है, आप सोच के बोलना है. Nothing to laugh. Everyone is here to learn. ठीक है, सोच के बोलिए क्या हो सकता है. Because there are many words in management that we come across on everyday basis, but we don't understand its meaning, right? So you need to keep your concepts clear. Efficient और effective में क्या difference होता है? Online students बताइए. मैम एफिशिएंट का मतलब होता है मैम ऑप्टिमम रिसोर्स मैम होता है, मतलब कि विद इन द टाइम होना चाहिए मैम. और इफेक्टिव का मतलब होता है मैम कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए मैम. मतलब इफेक्टिव का मतलब कम कॉस्ट मैम. तुम एफिशिएंट ठीक बताए पर इफेक्टिव सही नहीं बता रहे.
मैम इफेक्टिवनेस का मतलब होता है किसी भी काम को जो हमको करना है उसको सक्सेसफुली हम लोग कर लें, लेकिन एफिशिएंसी का मतलब होता है सेम काम को कम समय में बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कर ले, वो एफिशिएंसी हुआ। और इफेक्टिव बस जो डिजायर्ड गोल है मेरा वो हम अचीव कर पाए सक्सेसफुली। ठीक है, टू एन एक्सटेंट। ठीक है, फ्रॉम क्लास ट्राई कीजिए। आते हैं ना ये वर्ड, पढ़े हैं ना हर बिजनेस चीज में, हर चीज में पढ़ते हैं आप। if you're doing work effectively, doing work efficiently, see you don't know the word meaning. This is why I tell you that when you study with a clear concept. जब concept clear होगा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो effective नहीं है, बहुत ज्यादा effective नहीं है। Effective जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझो। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देती है अपने एम्प्लॉइज को। ठीक, वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देती है अपने एम्प्लॉइज को। कहीं बहुत दूर, माने जो लास्ट स्पॉट है उसका, ठीक है, लास्ट स्पॉट है उसका, और उस रास्ते में बाकी कोई नहीं आता है। What happened? Any problem? No. ये ऑर्गेनाइजेशन है और उसका लास्ट स्पॉट है, वहां से रास्ते में फिर कोई नहीं आता है। इट्स नॉट दैट कि वो पिक करते हुए लोगों को आती है, सिर्फ लास्ट स्पॉट है, वहां सिर्फ 4 लोग आते हैं। एंड द कंपनी इज सपोज टू गिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू ऑल इट्स वर्कर्स, ऑल इट्स एम्प्लॉइज, और वो ऑर्गेनाइजेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी बस भी है और अपनी कार भी है। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उन 4 लोगों के लिए, देखो यूज तो वो बस भी कर सकती है, यूज वो कार भी कर सकती है ना, विच इज मोर राइट? बाय जीवन 4 आदमी के लिए कार कंफर्टेबल है, बस इतना बड़ा बस की कार। तुम लोग ऐसे नहीं बोलोगे, क्या कार का क्या फायदा, तुम बोल सही रहे हो बस लेकिन तुम सोच के बोलो कि तुम क्यों बोल रहे हो ऐसा। सही बात बोल इसलिए रहे बोल हो। रहे हैं कि मैम बस जो है वो मैम मतलब जाएगा तो ज्यादा मतलब उसका कॉस्टली मैम बहुत ज्यादा। हाँ तो ऐसे बोलो, स्पीक लाइक दिस, डिफेंड योर आंसर्स विद लॉजिक। वो तुम जिसे बोले वो 10th का बच्चा भी बोल देगा। हाँ लेकिन कार में कॉस्ट में टाइम बोलो, टाइम, देन यू से कॉस्ट, ठीक है, कंफर्ट, एनवायरनमेंट। आप उतनी बड़ी गाड़ी को चलाएंगे, देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये प्रेशर रहता है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये प्रेशर है कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम कीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीजिए। जोमेटो से खाना मंगाए होंगे, हमेशा मंगाते हैं, देखिए उसके ऐप पे भी अब आने लगा कि जोमेटो इज कंट्रीब्यूटिंग लीस्ट टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, आता है ना। तो कंपनीज, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये समझती है if you want to survive for too long in the business, you need to have a principle for sustainable development. तो क्या हुआ, बस लाना, ये यूनानिमस डिसीजन है कि बस सही नहीं है इसके लिए, लाया दोनों से जा सकता है, लाया दोनों से जा सकता है। इफेक्टिव क्या हुआ, कार। अब देखो समझाते हैं, अभी समझ में आएगा, एग्जाम्पल क्लियर होने दो। इफेक्टिव हुआ कार। मान लो कार ब्रोकन है, कार के इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, ये डिसाइड हो गया है कि कार से लाना है, ठीक है। अब मान लो कि वो कार ब्रोकन है, कार में कुछ प्रॉब्लम है, कार का जो ड्राइवर है, सारा फैक्टर्स काउंट करो, कार का जो ड्राइवर है वो एक रिटायरमेंट के एज पे पहुंचने वाला एक एम्प्लॉय है, जिसका 2-3 महीने में रिटायरमेंट होने वाला है, तो उसकी आईसाइट कमजोर हो गई है, ठीक है, उसका रिफ्लेक्स ऑफ ब्रेन थोड़ा वीक हो जाएगा, एज होने के बाद होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजन, डिसीजन लेने में आप उतना सजग नहीं हो पाते, राइट। ड्राइवर का इशू हुआ,
कार का मेंटेनेंस नहीं हुआ है, इसलिए कार बहुत ज्यादा पेट्रोल खा रही है, ठीक है। हमको अगर उस डिस्टेंस पे चलाना है तो हम पेट्रोल के बदले ट्राई करेंगे कि डीजल कार हो जाए, थोड़ा सा ये सस्ता पड़ेगा हमको, क्योंकि वो रोज का काम है। हम ड्राइवर ढूंढेंगे कि उस एरिया का नजदीक में मिल जाए, ताकि उस ड्राइवर का हायर करने का कॉस्ट हो वो थोड़ा कम लगे ऑर्गेनाइजेशन को, और कार की मेंटेनेंस नहीं हुई है तो मान लो कार की मेंटेनेंस नहीं हुई है तो कार को सही से पहले रिपेयर कराना है, या हम ये देखेंगे कि उसको रिपेयर करा करके चलाने या फिर एक नई कार खरीद लेने में लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को किस में मिल रहा है, डिपेंड करता है। मान लो हाँ कंडीशन कैसी है कार की, ठीक है। ये सारी चीजें आपने इफेक्टिव तरीका ढूंढ लिया, बेच दो, वही बात है। वो ज्यादा पेट्रोल या ज्यादा डीजल लेगा। एक 25 साल का ड्राइवर अगर आप हायर करेंगे और एक 50 साल का ड्राइवर हायर करेंगे तो उसमें भी एफिशिएंसी में फर्क हो जाएगा, होगा। अब तुम सोचो, तुमने ये डिसाइड कर लिया कि इफेक्टिव क्या होता है। इफेक्टिव क्या था? बस की कार। इफिशिएंसी में बाकी सारा पॉइंट आ गया जो हमने अभी डिस्कस किया। समझ आई बात? इफेक्टिव और एफिशिएंट में क्या अंतर होता है? इफेक्टिव का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग, ठीक है। इफेक्टिव का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग, जो सही है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। वेरी गुड, आप समझ में आया। और एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द थिंग्स राइट। आपको स्ट्रेटजी पढ़ना है, इसलिए आप इन सब चीजों पे ध्यान रखेंगे। आगे पूरा सेमेस्टर में पढ़ना है आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। अब समझ में आ गया क्या सही है? वो डिसाइड करने का मतलब होता है इफेक्टिव वर्क। यानी वर्क को 4 तरीके से मान लो किया जा सकता है। इफेक्टिव वो जो सबसे सही तरीका है, और जब सही तरीका आपने चूज कर लिया उसके बाद उसकी इफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे। इसको और कोई एग्जांपल से आप समझा सकते हैं? जैसे मान लो ये कॉलेज डिसाइड करता है कि हम एक एड ऑन कोर्स चलाते हैं, वो एक सही तरीका है इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव बने रहने का, ठीक। वो डिसाइड करिए कि हमारे यहाँ जब रिक्रूटर्स आए तो उनको एक नॉर्मल बीबीए कोर्स के अलावा ये भी लगे कि भाई बच्चों ने एड ऑन भी किया है, इसके ऊपर से भी कुछ नॉलेज गेन किया है, तो वो बच्चे, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो दूसरे कॉलेज के बच्चों से बेहतर होंगे, उनको ज्यादा पता है। ये सोच करके मैनेजमेंट ने सोचा कि एड ऑन कोर्स चलाएं, डिसाइड हो गया। अब इस कोर्स डिलीवरी को और इफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है आप बताइए? स्टूडेंट्स पे अटेंडेंस का ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि स्टूडेंट्स क्लास में आए, राइट। टीचर अच्छा सिलेक्ट किया जाना चाहिए, क्वालिटी ऑफ टीचर जो आपको एड ऑन कोर्स दे रहे हैं वो टीचर का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर कोर्स डिलीवरी दे सके। तीसरा, उसके लिए टाइम पे टेस्ट या वाइवा होता रहे ताकि एक ये थोड़ा सा फॉलो अप होता रहे कि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है। ये सारी चीजों से आप कोर्स को इफिशिएंट बनाएंगे ना। समझ आया इफेक्टिव और एफिशिएंट का बीच का डिफरेंस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस मैम। यू गॉट इट? मैम एक बार एफिशिएंट एक बार और बता दीजिएगा। इफेक्टिव का मतलब होता है सही चीज करना। आपके पास 3-4 चीजें अगर ऑप्शन में है तो इफेक्टिव का मतलब है जो उसमें से सबसे सही है उसको करना। इफेक्टिव, डूइंग द राइट थिंग। जैसे अभी हमने कार और बस के एग्जांपल से समझा कि हर लिहाज में कार से लोगों को लाना हमारे लिए इफेक्टिव है, इफेक्टिव है। और एफिशिएंसी का मतलब है कि अब ठीक है, मान लो कि हम ये कहते हैं कि एड ऑन कोर्स है और उसका ये हम कोर्स चला रहे हैं। अब एफिशिएंसी का मतलब है कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास, रिसोर्सेज यानी बच्चे जो क्लास कर रहे हैं, टीचर्स जो क्लास कर रहे हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, टाइम जो टाइम पे आप लोग आते जाते हैं, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, कि वो मैक्सिमम इफिशिएंसी से हम उस कोर्स को डिलीवर कर पाए। समझ आई बात? क्लियर सागर? yes ma'am, yes. Okay. Another question. Tell me, management is a science or arts? both ma'am. Both. How many say this is purely science? She says नहीं, not like that. Soft, applied, जो भी बोलना चाहते हैं, लेकिन how many say कि management is science? Not both, just science. She's saying science. How many say just arts? You're saying arts. And how many say both? Both ma'am. Management is both science and arts. Why is management both science and arts? बताइए. प्रैक्टिकल भी है और उसका करना होगा। Practice will make you perfect. Very good. चलिए, ये concept आप लोगों का clear है. Management is both science and arts. Why is this both science and arts? Like science, we have some universally accepted principles of management, like the 5 functions of management, like planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Another thing, leadership, the importance of leadership, the importance of decision making, motivation. Then you have that साइंस की तरह कई सारे प्रिंसिपल्स इसके एक्सेप्टेड हैं, जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरी पढ़ी होगी आपने. व्हाट इज द थ्योरी? गुड. एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. आप लोग सेकंड सेमेस्टर में ये चीज एकदम फ्रेश होनी चाहिए. फर्स्ट सेम में पढ़े तो तुम भूल थोड़े जाओगे. ये तो यूनिवर्सल है. जब यूनिवर्सल कह रहे हो तो तुम फर्स्ट से सेकंड में आके भूल गए. चलो, एफ.डब्ल्यू. टेलर की साइंटिफिक थ्योरी, हेनरी फ्योर्ड की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, है ना? हाँ, ERG theory is a motivation theory. हाँ, है तुम्हारे को. Yes, sir. I have taught you this. I remember. ERG theory, motivation. तुम क्लास में एब्सेंट हो गई उस क्लास में, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो याद है. नेहा मैम का सब्स्टिट्यूशन ले रहे थे हम, उसमें मोटिवेशन पूरा सारी थ्योरी पढ़ाए. मैस्लो की थ्योरी, डेविड मैक्लेलन थ्योरी, ERG थ्योरी, ओबी की मोटिवेशन इंडिविजुअल बिहेवियर में. ठीक है? सो why is this arts? This is arts. I'll seize your phone. This is the third time. Warning is a warning. Don't take teacher for granted. देख रहे हैं आपको मना कर रहे हैं, आपको भी लगे हुए हैं. गलत बात है. And why is this arts? Because he said कि जैसे कि arts, किसी भी arts को practice से perfection की तरफ लाया जाता है, इसलिए management भी practice की चीज है. आप देखेंगे हम आप सबको एक ही टीचर लेक्चर दे रहा है, लेकिन आप उस लेक्चर का क्या करते हैं और कैसे अपने नीचे लोगों को मैनेज करते हैं, ये आपका अपना स्किल है. जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप. अथॉरिटेरियन मतलब ऑथोरिटी सारी मेरे पास रहे, मैं जो बोलूं वो सुनो. तो ऐसे भी मैनेजर्स होते हैं जिनको ये लगता है कि रूल एंड रेगुलेशन को यूनानिमसली ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रखने का यही तरीका है कि द पावर शुड रिमेन सेंट्रलाइज्ड. ओके,
They don't believing in decentralization or delegation of authority. No, they want the entire power to be centralized in his hand. Okay, his hand, and whatever dictation he does regarding anything to the organization should be accepted without any qualms, and you have no scope to answer or give your suggestion. On the contrary, there are leaders who believe in participative kind of leadership. ये top philosophy होती है किसी भी organization की, जैसे टाटा की ये है, ठीक है? They believe in participative kind of leadership. यानी वो ये believe करते हैं कि the employees should come up if they have any problem. The employees should come up. They should volunteer regarding troubleshooting, organizational diagnosis of organizational problem, because obviously, who would know about various students more? I would know, or the top management would know. I would know. No, I would know, Yes. because I am teaching you. I have one-to-one communication with you. अगर तुमको कुछ नहीं समझ आ रहा है, किसी स्टूडेंट का कोई पार्ट वीक है, तो वो पहले वो उनको आके बोलेगा कि मैम नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं है. I will be communicating this there कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स को ऐसी चीजों में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व अगर कर दिया जाए तो स्टूडेंट ज्यादा मोटिवेशन से क्लास करेंगे. समझ में आएगा? तो ऐसा होता है, इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट्स बोला जाता है. We have 10 minutes. Now, आपने अपनी कॉपी में जो लास्ट लाइन लिखा है to fulfill organizational goals लिखा है. अब इतना तो आप पढ़ चुके हैं, बिजनेस का भी एनवायरनमेंट वगैरह आप जानते होंगे. ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, किसी भी अच्छे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 3 मेजर गोल होता है. We will study everything in context to human resource, HRM. हम हर चीज को HRM से जोड़ेंगे. This is an HR workshop. इतना सेकंड सेमेस्टर में आने के बाद आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, आप बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ चुके हैं. सो नाउ यू आंसर दिस क्वेश्चन. आपने लिखा ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जल्दी जल्दी सोच के बताइए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होगा, इंडिविजुअल क्या होगा और सोसाइटल गोल क्या होगा. I'll give you 1 minute. लिखना है तो कुछ लिख लो, बस जल्दी जल्दी या दिमाग में रखना है तो दिमाग में रखो. सोसाइटल, इंडिविजुअल गोल. ये मेरी राइटिंग कितनी खराब नहीं है. ऑर्गेनाइजेशनल गोल का ये होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेस्ट पॉसिबल ग्रोथ होगा. एंड इंडिविजुअल गोल ये होगा कि आपके एम्प्लॉयज जो भी हैं वो अपना पर्सनल ग्रोथ अच्छे से कर पाए बेस्ट इफेक्टिव वे में. सोसाइटल गोल ये होगा कि दोनों मिलकर लाइक ऑर्गेनाइजेशन और वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करता है. अब एग्जांपल्स दे दो, वो जो समझाएं वो सब सही समझाएं. अब एग्जांपल्स, इफ यू कैन कम अप विद एग्जांपल इट विल बी बेटर. गुड. आवाज नहीं आ रही. सोसाइटल गोल स्टैंड ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी को वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस. देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हम इतनी बात करते हैं, लेकिन आप ये सोच करके देखिए, पहले इंडिविजुअल गोल की बात करते हैं. एवरी एम्प्लॉयर वुड वांट यू टू कंट्रीब्यूट टू हिज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. आप जहां काम करेंगे वहां का एम्प्लॉयर क्या चाहेगा कि वो जो चाहता है, वो जो गोल बनाया है उसमें आप कंट्रीब्यूट करें, यही चाहेगा ना वो. लेकिन आप कब तक किसी और के लिए काम करेंगे फुल मोटिवेशन से अगर आपका अपना कोई भी गोल सर्व नहीं होता है. आफ्टर सम टाइम यू विल सीज टू हैव दैट मोटिवेशन. आप ज्वाइन करें किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 4 साल के बाद भी आपको कोई प्रमोशन नहीं मिल रही है, डिमोटिवेट हो गए, उसके बाद सेटिस्फैक्शन कम होगा, फिर तुम जॉब छोड़ने का सोचोगे. यही होगा
अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होता है, तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ती है, तुम्हारा अपना कोई ग्रोथ नहीं है, तुमको दिखता है कि यहाँ जो लोग हैं भाई वहाँ का कल्चर ऐसा है कि अरे यहाँ तो 20 साल से जो है सो है ही, वो हटेंगे ही नहीं, तो तुम्हारा कोई स्कोप बनेगा ही नहीं। इसको कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। तो वो नहीं होगा तो आप स्टैग्नेट हो जाएंगे, रुक जाएंगे वहां पर। तो ऐसे में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की का एक एग्जांपल इसने दिया प्रॉफिट मेकिंग। ओके, प्रॉफिट मेकिंग इज जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, बट से फॉर एग्जांपल देयर इज अ न्यू बडिंग ऑर्गेनाइजेशन, one organization which is just budding, which has just entered the market, another organization which has been running from quite some years, इनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अलग अलग होगा। तुमने जो बताया वो बड़ी इंडस्ट्री, मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास बहुत पैसा होता है, जैसे कि टाटा, रिलायंस, ऐसी कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। लेकिन जो बडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या होगा? सर्वाइवल। कम से कम 2-3 साल पहले मार्केट में सर्वाइव कर ले, ऐसा ना हो कि कंपटीशन की वजह से वो पहले ही मार्केट से बाहर हो जाए, ठीक है। किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है मैक्सिमाइजिंग सेल्स फोर्स। देखो जैसे क्या होता है, तुम देखे होंगे कि जब एग्जाम वगैरह होगा ना कहीं पे, तो वहां पे लोग बहुत सारा पैम्फलेट बांटते रहते हैं ना। वो एग्जामिनिंग, वो लोगों के पास, वो अब देखो वो रनिंग ऑर्गेनाइजेशन होंगे या बहुत बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन, तो वो डेफिनेटली नहीं होते। बायजूस, अनअकैडमी, इन लोगों के पास एक बहुत पैसा होता है, तभी तो शाहरुख खान जैसे लोगों को एडवर्टाइज करने के लिए वो हायर कर लेते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए। अनअकैडमी का एड देखे हो कितना ज्यादा होता है। सो दीज आर मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस। बट देन मान लो पटना में कोई कोचिंग सेंटर खुला जिसका उसको एडवर्टाइजमेंट करना है, तो दे विल बी स्पेंडिंग मनी लाइक इस तरीके से सेल्स फोर्स बढ़ाओ, यानी ज्यादा जगह अपने लोगों को पहुंचा करके उसका एडवर्टाइजमेंट करो, मार्केट कैप्चर करने के लिए। मार्केट कैप्चर नहीं, मार्केट में सेट होने के लिए। कैप्चर तो करोगे जब तुम थोड़ा ये हाँ, पब्लिसिटी नहीं, एडवर्टाइजमेंट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट, ये अगली क्लास में बताएंगे। पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट में बहुत फर्क होता है, दोनों अलग अलग वर्ड है, सबको एक साथ नहीं मिला देना है, ठीक है बताएंगे, ठीक है। तो ये होता है। तो यू अंडरस्टैंड दिस? ऑर्गेनाइजेशनल गोल समझ में आया, इंडिविजुअल गोल समझ में आया, सोसाइटल गोल डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे आपको। उसके लिए अभी पहले ये 2 पॉइंट लिख लो, पॉइंट्स लिख लो इंडिविजुअल गोल्स में। राइट डाउन इंडिविजुअल गोल्स में बुलेट पॉइंट्स दो, सक्सेशन प्लानिंग, करियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, करियर प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में लिखो पॉइंट नंबर 1 सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल। Sustainability or survival. Second, high production. High production. Third, sales maximization. Fourth, profit making. ओके आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है आपका, सोसाइटल गोल समझाने के पहले आप ये पढ़ के आएंगे कि व्हाट इज CSR, ठीक है। CSR क्या होता है? यस CSR, ओके।